क्वालकॉम का PM8937 और PM8940 में कॉइलों की संख्या क्या होती है? बराबर। जितनी कॉइल 8937 में लगी होगी आउटपुट कॉइल, उतनी ही आउटपुट कॉइल 8940 में लगी होती है। ये एक बेस आईसी होता है। अगर इस आईसी को समझ लेते हैं सही से तो हमें सिंगल पीएम बेस फ़ोन का पूरा पता लग जाएगा, किस तरह से सिंगल पीएम बेस काम करता है। और डबल पीएम अगर हो जाता है तो उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आता है। इसी तरह की सप्लाइयाँ होती हैं और जो चेंज होता है उसको हम लोग डबल पीएम में पढ़ेंगे। तो सिंगल पीएम में 8937 हो या फिर 8940 हो, कितनी कॉइल लगी रहेगी? 6 कॉइल लगी रहेगी। तो बना लेते हैं पहले हम यहाँ पे एक पीएम यानी कि पावर आईसी। ये कौन सी पावर आईसी है? PM8937 ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई का नाम बताइए क्या होता है? VPH पावर, है ना। इनपुट सप्लाई कौन सा होता है? VPH पावर। इतना सब लोग चेक कर चुके हैं ना, मल्टीमीटर से सबने लगभग चेक किया है। और VPH पावर की शॉर्टिंग भी हटा चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। हाफ शॉर्टिंग भी किस तरह से देखते हैं और फुल शॉर्टिंग भी किस तरह से हटाते हैं, देख चुके हैं। VPH की एंट्री होगी जब इसमें, तो यहाँ पे आउटपुट में जितनी कॉइल लगी होती है कम से कम उतनी बार तो एंट्री इसमें होगी 1 2 3 4 5 6 कॉइल लगी है तो 6 बार एंट्री होगी। और सभी एंट्री लाइन पे हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? कैपेसिटर मिलेगा। सभी एंट्री लाइन पे हमें क्या मिलेगा? कैपेसिटर मिलेगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। याद रहे इस कैपेसिटर के एक साइड क्या होता है? ग्राउंड और एक साइड प्लस। ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिकल करके देख चुके हो, चेक भी कर चुके हो। ये वोल्टेज कहाँ से आती है? VPH पावर VPH पावर PMI से आती है या फिर BQ चार्जिंग IC से आती है। चार्जिंग IC से या फिर PMI IC अगर फ़ोन में लगा है तो PMI से आएगी, या फिर अगर कोई PM है डुअल PM वाला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उस PM से भी आएगी, अगर PM के अंदर चार्जिंग का फंक्शन बनाया गया है तो, ठीक है। तो इसके आउटपुट लाइन में हम यहाँ पे कॉइल बना लेते हैं और इस पूरे कॉइल का मैटर समझेंगे कि इस कॉइल में कितनी रीडिंग आनी चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए और किस कॉइल पे वोल्टेज बनेगा, किस कॉइल पे वोल्टेज, ठीक है। क्वालकॉम के फ़ोन में किस कॉइल पे वोल्टेज बनता है, किस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनता है। कितनी कॉइल लगी होगी इसमें आउटपुट में बताइए? 6 कॉइल लगी होगी। ये सेकंड हो गया। पूरा इसको समझेंगे कि क्या होता है, ये कॉइलों को किस तरह से चेक किया जाता है और ये लाइन कहाँ जाती है, इसमें कितना करंट होता है। 3 हो गया। 4 हो गया। ये हो गया 5। और एक कॉइल हम जस्ट यहीं पे बनाएंगे और जो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? कनेक्टेड होती है इस तरह से, ठीक है। लगभग जितने भी सिंगल PM बेस फ़ोन होंगे, कौन कौन से सिंगल PM वाले फ़ोन होते हैं तो नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। वैसे तो IC का डेटा अलग है, मैं लिख के यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे अभी। PM8953, PM8940, PM439, दिख रहा है ये 3 ऐसे। आपको ये 8953 और 8439 रनिंग में मिलेगा, इस समय रनिंग मॉडलों के अंदर आएगा ये फ़ोन आपके पास। 8940 जो है Y1 में, Y1 लाइट में या Y1 में मिलेगा, जो कि थोड़ा सा कम आ सकता है। लेकिन ये 8953 और 8940 रनिंग में मिल रहा है मार्केट में। फ़ोन आ रहा है Redmi 8 में, कौन लगा है? 439 लगा है ना। और Redmi 5 Plus में क्या लगा है? 8953। तो ये सिंगल PM वाले जो आईसियाँ हैं ये रनिंग में इस समय चल रही हैं, ठीक है। तो इन तीनों का फंक्शन जो है, जब इन तीनों के अंदर देखोगे तो उसमें कम से कम 2 कॉइल इस तरीके से कनेक्ट दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इस कॉइल की जो सीरीज सप्लाई होती है इनको हम बोलते हैं S से बोलते हैं। S1 की सप्लाई है ये। क्या लिखा रहेगा वहाँ पे इस तरह से? V regulated _ S1। क्या है ये? S1। उसके बाद एक कॉइल का नाम लिखेंगे हम लोग S2, वीरेज S2। ये क्या है? S3। ये क्या है? S4। और ये क्या है? S5। और ये क्या है? S6। ये जो S सीरीज की सप्लाई है, ये जो S सीरीज की सप्लाई है, उसको हम वीरेज को मिटा देते हैं क्योंकि हम स्कीमेटिक में वो सब देखेंगे। S1, S2, S3, S4, S5 और S6 जो भी स्कीमेटिक में S सीरीज की सप्लाई दिखेगी, यानी वीरेज _ S1 _ 1P8 वीरेज _ ऐसे लिखता है ये पूरा नाम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वीरेज
Vreg, ठीक है, अंडरस्कोर S1 0P8 इस तरह का सप्लाई उसमें लगता है। 0P8 का मतलब क्या है? 0.8। तो इस तरह से स्कीमेटिक पे लिखा रहेगा, लेकिन हम समझेंगे कि जितनी भी S1 वाली सप्लाई, S2 वाली सप्लाई, S3 वाली, S4 यानी S करके जो सप्लाई लिख रही है S सीरीज की, वो हमारा सप्लाई क्या होता है? V रेगुलेटेड, क्या होता है? V रेगुलेटेड 1 पावर होती है। कौन सी पावर होती है? V रेगुलेटेड 1। वीरेज 1 सप्लाई में क्या होता है? S1, S2, S3, S4 और S5 और S6 मिलेगा हमको। अब देखिए S1 सप्लाई जो होता है वो होता है CPU की मॉडम सप्लाई। क्या होती है? CPU की मॉडम सप्लाई इस IC के अंदर। अगर आपको नहीं पता है स्कीमेटिक पे जाएंगे, जाके सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन में S1, हर IC के साथ S1 सप्लाई ही मॉडम सप्लाई हो। इस IC में है तो हम इसको लिख दिए हैं। इस चीज़ को आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा मॉडम है, कौन सा कोर है, कौन सा एप्लीकेशन कोर है, उसको स्कीमेटिक में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिखाएंगे उसको अभी। S2 ये मॉडम सप्लाई है। S2 जो होता है CPU का कोर सप्लाई होता है। क्या होता है? CPU की कोर वोल्टेज होती है। S3 जो होता है ये लोअर LDO, LLDO होता है, जिसका वोल्टेज लेवल 1.3 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.3 वोल्ट। कोर की वोल्टेज लेवल होती है 0.8 वोल्टेज। कितना होता है? 0.8 वोल्टेज। मॉडम ऑफ रहता है। मॉडम क्या रहता है? ऑफ। जब फ़ोन ऑन होगा, जब फ़ोन क्या होगा? ऑन होगा, उसी टाइम मॉडम वोल्टेज बनेगी। और कितनी बनेगी? 0.8 बनेगी। लेकिन इस 8937 IC के साथ में ये जो वोल्टेजेस बनती है, ये बनती है 1.1 वोल्टेज, यहाँ पर भी बनेगी 1.1 वोल्टेज, और ये है 1.3 वोल्टेज, और यहाँ जो सप्लाइयाँ बनेंगी 1.1 वोल्टेज, 1.1 वोल्टेज। इस सप्लाई का नाम होगा APC। APC मतलब एप्लीकेशन कोर। इसी को लोग क्या बोलते हैं? बक सप्लाई। CPU की बक सप्लाई। CPU की क्या है? ये बक पावर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन कोर ही क्या है? हमारा CPU की बक सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? हायर LDO, HLDO। ये होता है 2 वोल्ट की सप्लाई। एक्चुअल में होता तो ये 2.05 वोल्ट, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 ही वोल्ट। तो किसी किसी फ़ोन में आप देखेंगे 2.1 वोल्टेज भी दिखता है मल्टीमीटर से चेक करने पे। तो ये हो गया आउटपुट लाइन। ये क्या हो गया? आउटपुट लाइन। लेकिन इसका फीडबैक आता है IC के अंदर, वो चीज़ अभी हम ड्रॉ नहीं किए हैं। फीडबैक कैसे आएगा? तो देखिए किन किन ICयों की किन किन लाइनों की फीडबैक हमें मिलेगी, और जो इम्पॉर्टेंट है। तो लोअर LDO और हायर LDO की फीडबैक का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो तो जहाँ से सर्किट बनती है जस्ट वहीं से फीडबैक आ जाता है। देखिए जहाँ पे लोअर LDO होगा वहीं पे पास में 2 कैपेसिटर इस तरह से बने होंगे। स्कीमेटिक में जब देखेंगे ना तो कॉइल के जस्ट बगल में ही क्या दिखेंगे? 2 कैपेसिटर दिखेंगे। जहाँ पे हायर LDO बना होगा वहीं पर भी हमें 2 कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हम बना लेते हैं इस तरह से, 2 कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो LDO लाइन होता है उसके जस्ट बगल में स्कीमेटिक में आपको क्या दिख जाएगा? कैपेसिटर दिख जाएगा। लेकिन बाकी जो लाइनें दिख रही हैं 1 2 3 4 दिख रहा है, इन चारों लाइन की फीडबैक लाइन हमें जो है चेक करनी बहुत ज़रूरी है। फीडबैक क्या होता है अभी हम समझेंगे। इनकी फीडबैक तो यहीं से कनेक्ट हो जाती है। इस IC की फीडबैक जो है यहीं से आके इस तरह से IC के अंदर रिटर्न कनेक्ट हो जाती है फीडबैक। इसकी भी फीडबैक यहीं से होके इस तरह से IC के अंदर आ जाएगी फीडबैक। दिख रहा है? बाकी सभी लाइनों की फीडबैक ऐसे होती है। जो ये बक सप्लाई है जिस पे हमने APC लिख रखा है, इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा? इस तरह से ढेर सारे कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को दिखता है ये कैपेसिटर? दिखता है कि नहीं दिखता है? बक सप्लाई में इस तरह से कैपेसिटर दिखता है ना। और ये लाइन कहाँ जा रही है? इस तरह से CPU के अंदर। ये लाइन से यहाँ जाते हुए CPU के अंदर इन हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे हम जो है स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो APC सप्लाई जो है ये हमारा CPU का बक सप्लाई है। कैपेसिटर से फिल्टर होता हुआ CPU के अंदर चला गया। तो जहाँ कैपेसिटर से फिल्टर होगा वहीं से यहाँ से क्या होगा? एक सेंसर पैड बना होगा, इंटरनल पैड, जैसा कि हम लोग चार्जिंग IC में पढ़े हैं। और रिटर्न जो है यहाँ से रिटर्न जो है IC के अंदर यहाँ पे
फीडबैक आ जाएगा। क्लियर है ना? यानी कि फीडबैक का मतलब क्या है कि जब आईसी से वोल्टेज जनरेट हुई कॉइल में क्या हो रही है, वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो जब आईसी से कॉइल में वोल्टेज जनरेट हुई, वो आगे गई कैपेसिटर से फिल्टर हुई, तो वो रिटर्न आईसी को मिलनी चाहिए। पता चलना चाहिए आईसी को कि जो वोल्टेज हम बना रहे हैं उसका वोल्टेज लेवल कितना है, वो बन रहा है नहीं बन रहा सही ढंग से, इस बात का फीडबैक आईसी को रिटर्न मिलना चाहिए। मान लीजिए ये ट्रैक कट गई या ये लाइन कट गया, फीडबैक की लाइन ओपन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आईसी वोल्टेज बनाएगी? नहीं बनाएगी। पहले तो वोल्टेज बनाएगी, देखेगी कि वोल्टेज हम जो बना रहे हैं वो रिटर्न मेरे में अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि फीडबैक हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर वोल्टेज देना बंद कर देगी। तो अगर फीडबैक लाइन कटती है तब भी ऐसा होगा कि आईसी वोल्टेज बना के ऑफ हो जाएगी, वोल्टेज बना के ऑफ हो जाएगी, तुरंत ऑफ हो जाएगी। तो आपको पता नहीं चलेगा ना, जैसे आप चार्जर लगाएंगे, जब तक मल्टीमीटर का वायर लेके जाएंगे तब तक वो ऑफ हो चुका रहेगा। या तो मल्टीमीटर पहले से टच करके रखिए और जैसे केबल डालेंगे तुरंत वोल्टेज बन के जीरो हो जाएगा। इस तरह की दिक्कत हो सकती है। फीडबैक लाइन भी कभी कभार ओपन होता है। हर फ़ोन के अंदर फीडबैक लाइन नहीं चेक करना चाहिए। अगर वोल्टेजेस बन रही है तो हमें फीडबैक लाइन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही कंडीशन में चेक करते हैं, जब वोल्टेजेस नहीं बन रही है, सीपीयू को भी हमने उठा लिया है, सीपीयू को भी हमने बोर्ड से क्या कर लिया है, निकाल लिया है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है, वीपीएच की एंट्री पूरी हो रही है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो हम एक बार फीडबैक लाइन को भी चेक करते हैं। दूसरी चीज़, इनकी हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग दोनों करते हैं। कूल टेस्टिंग मतलब इन पर डायोड वैल्यू भी हमको क्या करना है, चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन फुल शॉर्ट है इसकी वजह से आईसी बना नहीं रही है, ऐसा भी होता है। इनमें से कोई एक कॉइल पर या किसी दो कॉइल पर फुल शॉर्टिंग, जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन पे हम लोग देख रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि 3-3, 4-4 लाइन उसमें फुल शॉर्ट था। और वो हुआ कैसे था, जिसने भी फ़ोन को पहले रिपेयर किया था उसमें स्क्रैच पड़ गया था, सीपीयू पूरी तरह से क्या हो गई थी, छिल गई थी। तो इस वजह से सीपीयू के अंदर ट्रैकें आपस में चिपक गई थी, या फिर सीपीयू ऑलरेडी हीट होकर शॉर्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ये सारी लाइनें क्या आ रही थी, उसमें शॉर्ट आ रही थी, इसीलिए पावर आईसी वहाँ पे वोल्टेज नहीं बना पा रहा था। तो एक कंडीशन ये भी होता है कि शॉर्ट रहेगी अगर ये लाइनें तब भी वोल्टेज नहीं बनेगी। चलिए, तो फीडबैक लाइन इसी तरीके से हमारा कोर वोल्टेज में भी कैपेसिटर लगा होगा, कोर वोल्टेज में भी क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा ना, और वो भी रिटर्न इस तरह से फीडबैक आ जाएगी। इसी तरह से मॉडम लाइन में भी हमारा कैपेसिटर लगा होगा, मॉडम लाइन की फीडबैक भी रिटर्न इस तरह से आ जाएगी। तो सभी लाइनों की फीडबैक होती है। समझ में आ गया फीडबैक? ठीक है। रेडमी 9A में अक्सर जब शील्ड निकालते हैं सीपीयू का तो एक रेजिस्टेंस का ग्राउंड टूट जाता है, बताए थे ना। वो ग्राउंड कौन सा टूटता है, वो फीडबैक की डिवाइडर सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, जिसकी ग्राउंड टूट जाती है, जिससे फीडबैक मिलना बंद हो जाता है, तो आईसी वोल्टेज बनाना बंद कर देती है। VA12 सप्लाई होता है, वो VA12 सप्लाई बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बताया था ना ये। तो वैसा ही फीडबैक यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन किस कंडीशन में, हर फोन में फीडबैक चेक करने बैठेंगे क्या, इसमें टाइम लगता है ना फीडबैक चेक करने में। चेक होगा कैसे फीडबैक, सिंपल तरीका है, आपको इस वाले फीडबैक के बॉल के ऊपर मल्टीमीटर लगाना है और इसकी जनरेट जो LX, इसकी जो स्विचिंग पिन होगी उसके ऊपर मल्टीमीटर लगाना है। जहाँ से कॉइल कनेक्टेड है उस बॉल पे मल्टीमीटर लगाना है। वैसे तो वो एक बॉल होगी नहीं, यहाँ पे 2-3 बॉल हो सकती है, ठीक है, उनके ऊपर मल्टीमीटर लगाना है। और जो फीडबैक की सिंगल बॉल होगी उनके ऊपर मल्टीमीटर लगाना। अगर बजर आ रहा है तो इसका मतलब फीडबैक लाइन सही है। अगर यहाँ से रिटर्न बजर इसमें आ रहा है इसका मतलब फीडबैक लाइन सही है। अगर बजर नहीं आ रहा है तो हम आईसी के अंदर यहाँ से जंपर मारेंगे तो चलेगा नहीं। कोशिश ये करेंगे कि हम बाहर से कॉइल के आउटसाइड से जंपर लाके इन करें, क्योंकि जब कॉइल से पहले यहाँ पे ना स्विचिंग होती है, तो यहाँ पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे क्या होती है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और जब वो कॉइल को पास करती है, पढ़ाया गया था कंपोनेंट में बताए थे, जब वो कॉइल को पास करती है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है और प्योर डीसी बनता है, प्योर डीसी बनता है। तो कॉइल के एक साइड हमें जो है फ्रीक्वेंसी वाली वोल्टेज मिलती है, कॉइल के आउट साइड हमें प्योर डीसी वोल्टेज मिलती है। तो प्योर डीसी का फीडबैक चाहिए, ना कि फ्रीक्वेंसी का। अगर यहाँ पे टच कर देते तो क्या होता, फ्रीक्वेंसी बेस्ड वोल्टेज इसको मिलती, आईसी हीटिंग करेगी या फिर आईसी ऑन नहीं होगी। तो इसीलिए कॉइल के बाद जो कैपेसिटर से वोल्टेज हो रही है फीडबैक, वो चाहिए, फीडबैक हमें वो चाहिए। क्लियर है ना। तो आउटपुट में फीडबैक लाइन भी चेक करना है जब आउटपुट वोल्टेज नहीं बनाता है तब। अगर मान लीजिए कि कॉइलों पर वोल्टेज बन रही है, क्या आप फीडबैक चेक करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियर है अगर वोल्टेज बन रही है इसका मतलब आईसी को फीडबैक भी मिल रहा है, तो उसको हमें चेक करने की जरूरत
अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रही है, अप डाउन हो रही है, यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं 0.8 है या 1.1 है, वो अप डाउन हो रही है, तो क्या फीडबैक चेक करेंगे? तब भी फीडबैक नहीं चेक करेंगे। वोल्टेज बन रही है ना, अगर वोल्टेज एकदम ही नहीं बने तो तब चेक करेंगे, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, वो हम बताएंगे। वोल्टेज बनने का कंडीशन, वोल्टेज ना बनने का कंडीशन और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का कंडीशन। 3 तरह से डेड फोन आता है, या तो वोल्टेज बन रही होगी डेड होगा, या तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में होगा कॉइलों पर और डेड होगा, या तो वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप होगी और क्या होगा, फोन डेड होगा। तो ड्रॉप केस में जब हम बताएंगे, ड्रॉप केस का हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका प्रोसेस है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो चीज़ हम लोग नोट कर लेंगे। उसी स्टेप से हम उसको फॉलो करेंगे, इजीली हमारा क्या होगा, फोन ट्रेस हो जाएगा, वोल्टेज बने न बने वो सारी चीज़। तो इस तरह से कॉइलों पे वोल्टेज बन गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी रेगुलेटेड 1 सेक्शन। याद रखिए, वी रेगुलेटेड 1 के अंदर करंट की एम्पलीट्यूड, करंट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। वी रेगुलेटेड 1 में करंट कितना होता है, ज़्यादा होता है। तो कितना होता है करंट, वो अभी हम स्कीमेटिक पे देखेंगे। स्कीमेटिक पे करंट भी मेंशन किया होता है, लेकिन वो मैक्सिमम करंट होता है, वो पूरी करंट नहीं दिखा देता है कितना आएगा। जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे फ़ोन ऑन होगा तुरंत यहाँ पे 5 एम्पियर आ जाएगा। मैक्सिमम मतलब फ़ोन जब पूरी अल्टीमेट स्टेज पे काम करेगा, पूरा प्रोसेस करेगा अपना, तो उस टाइम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट बन सकता है, 5 एम्पियर। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर उसमें बनेगा। लेकिन 5 एम्पियर लिखने का मतलब 5 एम्पियर बन नहीं गया, ठीक है। जैसे बूट कैपेसिटर के बगल में 16 वोल्ट लिखा रहता है, 25 वोल्ट लिखा रहता है, तो क्या बनता है क्या, उतना नहीं बनता है ना, 8 ही वोल्ट बनता है। तो वैसा ही तो कॉइलों के ऊपर क्या होता है, कुछ फिक्स करंट बनता है जो कि हाई होता है। तो वीरेज 1 सेक्शन समझ में आया। वीरेज 1 क्या है, बस कॉइल पावर है। अब समझ में आया, पावर आईसी के बगल में जो कॉइल लगी होती है वो कौन सा सेक्शन है, वीरेज 1 है, और वो आउटपुट लाइन है। वो कौन सी लाइन है, आउटपुट लाइन। अब सुनिए ध्यान से, कौन कौन सी सप्लाई सीपीयू के अंदर जाती ही जाती है। इसमें से मॉडेम सप्लाई कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर। कोर सप्लाई कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर, लोअर एलडीओ नहीं जाएगी। बग सप्लाई यानी एप्लीकेशन कोर कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर। हायर एलडीओ भी नहीं जाएगी इस आईसी के अंदर, ठीक है। 3 लाइन। लेकिन अभी जो हम इसके बाद आईसी पढ़ेंगे PM8953, उसमें लोअर एलडीओ भी सीपीयू में जाएगी, ठीक है ना। उसमें लोअर एलडीओ भी सीपीयू में जाएगी, इसमें नहीं जा रही है। इसमें मॉडेम जाएगा सीपीयू में, वो भी फिलहाल पहले ऑफ रहेगा। जब आप चार्जर लगा के चेक करोगे तो ये ऑफ रहेगा। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो मॉडेम सप्लाई बन जाती है। कोर ऑन रहेगा, यहाँ पर भी वोल्टेज बनेगी जो सीपीयू को मिल जाएगी। बग सप्लाई यानी कि एप्लीकेशन कोर भी ऑन रहेगा, सीपीयू को मिल जाएगी। लेकिन हायर एलडीओ लोअर एलडीओ भी ऑन रहेगा, ये सीपीयू को नहीं जाएगी। हायर एलडीओ भी ऑन रहेगा, ये सीपीयू को नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमें 6 कॉइल है, लेकिन हमें 5 वोल्टेज ही चेक करना होता है। एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिलेगा 8937 में, ठीक है ना। कॉलकम के फ़ोनों में मॉडेम सप्लाई पहले नहीं बनती है, ऑन होने के बाद बनती है। अब आ जाते हैं वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन में। ये कौन सा सेक्शन था, वीरेज 1। अब ये हायर एलडीओ, यहाँ पे ये हायर एलडीओ और ये लोअर एलडीओ कहाँ जाएगी, तब सीपीयू में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, रिटर्न पावर आईसी के अंदर ही चली जाएगी। तो यहाँ से जो है एक बार जो है इसके अंदर एक नया सेक्शन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन। उसके अंदर ये वीपीएच पावर का भी एक बार एंट्री होगा, क्योंकि बिना वीपीएच का तो कोई सेक्शन एक्टिव नहीं होगा जो मेजर सेक्शन होता है। तो यहाँ पे वीपीएच पावर आ गया। यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा जहाँ चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि 6 बार कॉइल था तो 6 बार वीपीएच एंट्री किया, और एक बार वीरेज 2 था तो एक बार वीपीएच और एंट्री किया, 7 बार वीपीएच की एंट्री हो गई। इसी के अंदर ऑडियो का भी सेक्शन होता है, तो उसके लिए भी वीपीएच एंट्री होती है, तो 8 बार वीपीएच एंट्री हो गई। इसी तरह से एक आईसी में 7 से 8 से 9 बार जो है वीपीएच पावर एंट्री करती है, ठीक है। तो वीपीएच पावर हो गया। फिर ये लोअर एलडीओ और ये हायर एलडीओ दोबारा से इसी आईसी के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। ये हमारा हायर एलडीओ है HLDO 2 वोल्ट की सप्लाई, और ये हमारा लोअर एलडीओ है 1.3 वोल्ट की सप्लाई। वीरेज 2 में जाएगा। कहाँ जाएगा, सीपीयू में नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा, आईसी के अंदर ही जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए कि वीरेज 2 की लाइन में शॉर्टिंग है यहाँ पे, तो वो या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा या तो वीरेज 2 में आके ये सेक्शन शॉर्ट हुआ होगा, तो आईसी उठाएंगे, शॉर्टिंग चली जाएगी। या फिर स्कीमेटिक में देखेंगे कि इसका यूज कहीं और किया गया है क्या, किसी सेक्शन में, कहीं एलडीओ कंपोनेंट पे, कहीं किसी दूसरे छोटे सेक्शन में, तो उस सेक्शन को भी हटा के चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हट रही है कि नहीं। लेकिन अगर सेंसिटिव एरिया जैसे सीपीयू और यूएफएस में या एमएमसी में गया हुआ है सप्लाई, तो हम उसमें वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करते हैं, हम हटा के देखते हैं उसको।
वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे शॉर्टिंग हट जाएगी लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होगा। ऐसा होता क्यों है? करंट आप ज़्यादा दे देते हो उस लाइन में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, Vref2 की एंट्री क्या है, इनपुट हो गई। यहाँ पे Vref2 की इनपुट सप्लाई का नाम क्या है, VPH पावर, हायर LDO, लोअर LDO, इनपुट हो गए इस आईसी में। इसके बाद यहाँ से कौन सी सप्लाई बनेगी बताइए, L सीरीज की सप्लाइयाँ यहाँ से बननी शुरू हो जाएंगी, जिनका नाम क्या होता है, Vref_L1। ऐसे करते करते L1 से लेके L23 तक 23 तरह की वोल्टेजेस यहाँ से बनेंगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट वोल्टेज क्या है, Vref_L51P8। कौन सा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, याद आ रहा है कि आप BQIC में पढ़ाए थे कॉलकम में, यही L5 की 1.8 वोल्टेज एंट्रिप लाइन पे पुलअप थी, यही L5 की 1.8 वोल्टेज I2C लाइन पे पुलअप थी, पुलअप वोल्टेज यही वाली वोल्टेज थी ना। तो ये वोल्टेज कहाँ से बनती है, जो एंट्रिप पे जो I2C पे जा रही थी वो पावर IC के Vref 2 से बनती है। इसमें कैपेसिटर लगा होता है जहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। यही वोल्टेज EDL, हाँ 1.8 वोल्टेज, यही वोल्टेज EDL की पॉइंट होती है ना, जिसको टच करके वो फ्लैशिंग करते हैं तो CPU अपना पोर्ट बनाता है। तो EDL पॉइंट के बगल में एक TP होता है जिसके ऊपर ये 1.8 आता है, मतलब ऐसा ये EDL पॉइंट है। अगर यहाँ पे बना देते हैं तो ये हमारा EDL पॉइंट है और यहाँ पे 1.8 आता है इस तरह से। कल हम चेक भी किए थे फ़ोन के अंदर, और इसको इस तरह से टच करके केबल डालेंगे तो पोर्ट बन जाएगा। तो होता क्या है, ये 1.8 इस CPU के अंदर चला जाता है, EDL पॉइंट CPU के अंदर होता है। तो जब CPU को 1.8 यहाँ से बाईपास करके देते हैं डायरेक्ट, तो CPU फोर्सफुली अपना पोर्ट बना लेता है। तो वो 1.8 अगर आप चेक कर लेते हो EDL के ऊपर, तो भी आपका क्लियर है कि आपका Vref 2 भी क्या हो गया है, ऑन हो गया है। यानी IC का Vref 1 कॉइल पे ऑन हो गया, Vref 2 L5 का ऑन हो गया। ये दो वोल्टेज हमें चेक करना है। इसके बाद पावर IC से क्या कनेक्टेड होगा, एक क्रिस्टल 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का क्या कनेक्टेड होगा, यहाँ पे एक क्रिस्टल कनेक्टेड होगा। चलिए इसको भी हम इस तरह से बना लेते हैं, बन गया। इसमें फ्रीक्वेंसी आउट होगी और फ्रीक्वेंसी इन होगी। हम लोग DSO से चेक करके इसको देखेंगे भी, और ऑलरेडी हम लोग एक प्रैक्टिकल में देख भी चुके हैं। यहाँ पे वो रिकॉर्डेड वीडियो है, मिलेगा यहाँ पे, और कर भी देंगे हम लोग, करके दिखाएंगे भी। यहाँ पे क्या होगा कि जब ये फ्रीक्वेंसी IC आउट करती है, पावर IC 19.2 मेगाहर्ट्ज़ जब आउट करेगी, तो यहाँ पे DSO में इसका पैटर्न जो है ना थोड़ा अजीब दिखेगा। इसके पैटर्न में उतना स्लोप नहीं होगा। स्लोप क्या होगा, हल्का सा कर्व टाइप में आएगा। लेकिन जब वो इन होगा, यहाँ पे जब इन होगा, यहाँ पे लिखा होता है एक्सटॉल आउट और एक्सटॉल इन। यहाँ पे लिखा रहता है एक्सटॉल आउट और एक्सटॉल इन, या फिर लिखा रहता है 19 मेगा आउट और 19 मेगा इन, ऐसा लिखा होता है। तो जब क्रिस्टल के आउटसाइड देखेंगे, इनसाइड, तो यहाँ पे स्लोप जो है ना एकदम परफेक्ट बनेगी इस तरह से। फ्रीक्वेंसी की स्लोप जो है वो परफेक्ट स्मूथ अपने शेप साइज में बनेगी। तो क्रिस्टल क्या करता है, पावर IC के अंदर से आने वाली फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको, जो उनके अंदर उसको प्योर करता है। यानी कि उसकी सप्लाई को, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिस्टल एम्पलीफाई करके स्मूथ कर देता है और CPU को, यानी पावर IC को दे देता है, रिटर्न पावर IC को दे देता है। क्रिस्टल इस समय यही पता चलता है ना, अगर हम DSO इधर लगाते आउटसाइड में, तो यहाँ पे नेचर अजब था, नेचर सही नहीं था, और इसका कर्व भी, स्लोप भी थोड़ा छोटा बनेगा। इसका स्लोप भी क्या बनेगा, समझिए बात को, ये स्लोप इस तरह से बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड कम है ना, और बाद में यही स्लोप इस तरह से हो जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बड़ा। ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है, छोटी स्लोप की, ये छोटे एम्पलीट्यूड की है, ये बड़े एम्पलीट्यूड की है, दिख रहा नहीं है, हाइट ज़्यादा हो गया ना इसका, तो वो होता है, इधर एम्पलीट्यूड कम होता है, इधर एम्पलीट्यूड, इसका मतलब एम्पलीफाई हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एम्पलीफाई हुई और स्मूथ हो गई, और उसके बाद कहाँ मिल गई, पावर IC को रिटर्न मिल गई। अब पावर IC क्या करेगा, CPU को फ्रीक्वेंसी देना शुरू करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, PC रेड पढ़ा था ना, पहले पावर, फिर क्या क्लॉक, फिर क्या रीसेट, फिर क्या इनेबल, फिर क्या डेटा। इसी को फॉलो करेगा CPU। पावर हमारा हो गया, Vref 1 का भी हो गया, Vref 2 का भी हो गया। अच्छा ये बताइए, ये जो Vref 2 सेक्शन है, Vref 2 ही बोल देते हैं इसको, और L1 से, ये जो Vref 2 सेक्शन है, Vref 2 सेक्शन जो दिख रहा है ये, इसमें करंट कितना होता है,
कॉइल पे तो समझ में आ गया करंट अधिक होता है, इसमें करंट क्या होता है, 1.8 सभी लाइनों में करंट अलग अलग होती है, इसीलिए आप अलग सप्लाई को किसी एक दूसरे सप्लाई को दूसरे सप्लाई से बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अंदर करंट अलग, किसी में 50 मिली एम्पियर होगा, किसी में 100 मिली एम्पियर होगा, किसी में 300 मिली एम्पियर होगा, किसी में 600 मिली एम्पियर होगा, किसी में 800 मिली एम्पियर होगा, किसी में 1.2 एम्पियर होगा, यानी 1200 मिली एम्पियर होगा। तो अलग अलग एम्पियर के साथ, अलग अलग मिली एम्पियर के साथ ये लाइनें बनती हैं। इसमें लो करंट होता है, क्या होता है इसमें, लो करंट, इनमें होता है लो करंट। और इन कॉइल पावर में क्या होता है, हाई करंट, ठीक है ना। अच्छा, सीपीयू को क्या चाहिए, लो वोल्टेज और हाई करंट, तभी सीपीयू ऑन होगा। तो चलिए, सीपीयू को पावर तो हम पावर आईसी से प्रॉपर दे चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, सी फॉर क्लॉक, क्लॉक सिग्नल चाहिए। तो सबसे पहले सीपीयू को ये आईसी एक सिग्नल जनरेट करके देगी जिसका नाम क्या होगा, स्लिप क्लॉक। क्या नाम होगा, स्लिप क्लॉक। और इस पावर आईसी के अंदर एक क्रिस्टल जहाँ लगी हुई है ना, वहाँ पे एक सेक्शन होता है, उसको ऑन करने के लिए एक बार ये हायर एलडीओ रिटर्न इसमें जाता है, ये जो हायर एलडीओ है ना वो रिटर्न इसमें जाता है, वो चीज़ हम लोग स्कीमेटिक पे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक सीपीयू है, यहाँ पे क्या है, सीपीयू बना लेते हैं, नज़र आ रहा है सबको क्लियर, ठीक है। सीपीयू के अंदर क्या है, पावर तो जा चुकी है, जो सीपीयू हम लिखे हुए हैं ना हर जगह, सीपीयू के अंदर पावर तो जा चुकी है। अब हमको करना क्या है, सीपीयू के अंदर क्लॉक देना है, क्या देना है, क्लॉक। चलिए यहाँ पे हम बना भी लेते हैं, सीपीयू के अंदर कोर वोल्टेज आ गई, ठीक है, सीपीयू के अंदर एपीसी आ गई, एप्लीकेशन कोर आ गई, सीपीयू के अंदर हमारा मॉडेम कनेक्टेड है, मॉडेम कनेक्टेड है, मॉडेम ऑफ रहती है वो तो अलग बात है, लेकिन सीपीयू के अंदर हमारा मॉडेम कनेक्टेड है। तो अब हमको चाहिए क्लॉक, यहाँ से एक सप्लाई बनेगा एक रेजिस्टेंस के ऊपर और ये जाके इसको मिल जाएगा, इसका नाम क्या है, स्लिप क्लॉक। ये होता है 32 किलो हर्ट्स, आप लोगों को पता है ना 32 किलो हर्ट्स कितना ज़्यादा होता है। 50 हर्ट्स बताए थे एसी में होता है, 50 हर्ट्स का मतलब क्या, एक सेकेंड में वो 50 साइकिल पूरा करेगा, 50 सर्कल पूरा करेगा, इस तरह का बताया था ना। यहाँ से शुरू हुआ, आधा साइकिल हुआ, आधा चक्कर हुआ ना ये, और रिटर्न बैक साइड जाएंगे ये दूसरे साइड में, तो आधा साइकिल ये हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ। एक सेकंड में अगर कोई फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पूरा करती है तो 50 हर्ट्ज होगा। यहाँ पे कितना है, 32 किलो मतलब हज़ार, 32,000 हर्ट्ज। एक सेकंड में कितनी देर, कितनी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बार सर्कल पूरा कर रही है, यानी कि ये स्लिप क्लॉक कम नहीं है, स्लिप क्लॉक भी कम नहीं है। इसी को हम लोग आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल टाइम क्लॉक, आरटीसी क्लॉक। रियल टाइम क्लॉक क्या करता है, टाइम डेट को सेट करता है। सीपीयू के द्वारा कोई भी एग्जीक्यूशन होता है, यानी कोई भी रीड राइट होता है, कोई भी फाइल रीड की जाती है, राइट की जाती है, या कोई एक्शन किया जाता है सीपीयू द्वारा, ठीक है। कोई टाइम सेट कर देते हो, बैटरी नहीं निकालते हो आप और फ़ोन ऑफ करके ऑन करते, टाइम फिर से सेट रहता है। तो ये सारी चीज़ों को एक फिक्स टाइम पे जो घटना घटी है उस घटना को मॉनिटर करने के लिए स्लिप क्लॉक इसको दिया जाता है और उसके अंदर वो सेक्शन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर एक काम को एक फिक्स टाइम पे करती है, समझ रहे हैं ना। अगर स्लिप क्लॉक डैमेज होगी तो क्या होगा, ये सीपीयू पोर्ट नहीं बना पाएगा, नॉट रिकॉग्नाइज लिखेगा। क्या लिखेगा, नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये रीड राइट नहीं कर पाएगा ना। जब पीसी पे कनेक्ट करेंगे तो पावर तो सारी मिलेगी, लेकिन केबल इसका कनेक्ट नहीं होगा तो ये टाइम पे अपना पोर्ट नहीं दे पाएगी सीपीयू को, यानी कि सीपीयू जो अपना पोर्ट टाइम पे नहीं बना पाई, टाइम मिसमैच हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। लेकिन 5G फ़ोनों के अंदर अगर स्लिप क्लॉक भी टूटी तो सारी वोल्टेज में क्या आ जाएगा, फ्लैक्चुएशन आ जाएगा, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन आ जाएगी। 4G के अंदर नॉट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अब जो है जब स्लिप क्लॉक इसको मिला, पावर मिल चुका है, स्लिप क्लॉक मिल चुका है, तो अब जो है सीपीयू से इसके अंदर एक सिग्नल जाएगा जिसका नाम होगा बीबी क्लॉक इनेबल। बीबी क्लॉक मतलब बेसबैंड क्लॉक इनेबल, बेसबैंड क्लॉक इनेबल, ठीक है। और जैसे ही बेसबैंड क्लॉक इनेबल यहाँ आएगा सीपीयू से, कहाँ, पावर आईसी के अंदर, तो पावर आईसी तुरंत एक बेसबैंड क्लॉक जनरेट करके इसको दे देगी। बेसबैंड क्लॉक कितना होगा बताइए, कितना होगा, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 19.2, बस वही उठा के दे देगा, 19.2 मेगाहर्ट्ज़। पूरी फ्रीक्वेंसी सीपीयू को मिल चुकी है, यानी क्लॉक लेवल भी अब पूरा हो चुका है। सीपीयू को हम 2 स्टेप पे चेक कर चुके हैं, पावर लेवल पे चेक कर चुके हैं और क्लॉक लेवल पे चेक कर चुके हैं, लाइनें सही हैं और सिग्नल बन रही है, ठीक है।
पावर के बाद क्लॉक हो गया, अब क्या करना था, रीसेट करना है ना। तो रीसेट करने के लिए क्या करना है, रीसेट कौन करेगा सीपीयू को, पावर आईसी करेगी। पावर आईसी से पावर ऑन रीसेट नाम का एक सिग्नल सीपीयू में जाएगा, पावर ऑन रीसेट यहाँ से जाएगा इसके अंदर, पावर ऑन रीसेट। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगी रहेगी जिसके ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं, पीओ ऑन ऐसा लिखा रहेगा, पूरा पावर ऑन नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, पीओ ऑन, पीएम पीओ ऑन ऐसा लिखा होगा, पीएम पीओ ऑन आरएसटी 1.8 वोल्टेज होता है इसमें, तो वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पावर ऑन रीसेट भी हमारा क्या हो गया, सीपीयू को मिल गया। सीपीयू क्या होगा, रीसेट होगा। रीसेट का मतलब हम बता चुके क्या होता है, सीपीयू रीसेट होगा। रीसेट होते ही एसपीएमआई लॉजिक प्रोटोकॉल जो है ना, एसपीएमआई लॉजिक, एसपीएमआई प्रोटोकॉल एक्टिव होगी। यहाँ से 2 ट्रैक जो होगी सीधा पावर आईसी के अंदर कनेक्टेड होगी, किसकी, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा। ये हमारा एसपीएमआई प्रोटोकॉल है। ये चेक होगा, क्या चेक होगा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट, क्या चेक होगा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट। पावर आईसी को सीपीयू पूरी तरह से चेक करेगी, पावर लेवल पे वेरीफाई करेगी इस प्रोटोकॉल से कि ये इसकी डेटा लेगी सीपीयू को, पावर आईसी से जो डेटा बन रही है पावर मैनेजमेंट की, वो डेटा लेगी सीपीयू और देखेगी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके इस पूरे सीक्वेंस को क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो ये होता कैसे है, पहले क्लॉक आएगा और डेटा क्या होगा, बाई डायरेक्शन होगा ना। ये होते ही सीपीयू क्या कर देगी, सीपीयू यहाँ से एक दूसरा सिग्नल बनाएगी जिसका नाम क्या है, पावर सीक्वेंस होल्ड 1.8 वोल्ट। और जैसे ही सीपीयू पीएस होल्ड बना देगी, जैसे सीपीयू पीएस होल्ड बना देगी, सारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, स्टेबल, और सीपीयू अपना कंप्यूटर पे पोर्ट बनाना शुरू कर देगा। अगर डीपीडीएम की लाइन सही रही तो, अगर डीपीडीएम खराब रहा या सब बोर्ड में दिक्कत रहा तो क्या होगा, नहीं बनेगा, या हो सकता है नॉट रिकॉग्नाइज है, या क्लॉक लाइन डैमेज रहा तभी क्या होगा, नॉट रिकॉग्नाइज बार बार आएगा, या इनमें से कोई लाइन हल्की सी भी कहीं टच हो रही है ग्राउंड से तो पूरी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, या फिर पूरी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पावर हमें चेक करना है, क्लॉक चेक करना है, पीएस होल्ड चेक करना है। पावर ऑन रीसेट के बाद पीएस होल्ड चेक करना है। मान लो पीएस होल्ड नहीं आ रहा है सीपीयू से, पीएस होल्ड सीपीयू नहीं भेज रहा है, समझ रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि सीपीयू को पूरी पावर नहीं मिल पा रही है, हो सकता है सीपीयू के अंदर ये 1.8 की एंट्री कहीं मिस हो रही है, हो सकता है सीपीयू के अंदर ये बेसबैंड क्लॉक नहीं जा पा रही है, हो सकता है सीपीयू के अंदर पावर ऑन रीसेट लाइन ओपन हो गई है, या हो सकता है ये पीएस होल्ड की रजिस्टर ओपन हो गई है या निकल गई है। अगर वो सारी चीज़ें सही है तो हम सीपीयू को क्या करेंगे, बदल के चेक करेंगे, सीपीयू को बदल के चेक करेंगे, क्योंकि सीपीयू ख़राब लग रहा है मुझे। अगर सीपीयू दूसरा डालते हैं और डालते ही स्टेबल हो गया, सारी वोल्टेज बन गई और इसका पोर्ट भी शो कर गया कॉलकॉम का सीपीयू उसके साथ कौन सी होगी बताइए, ये सीपीयू होगा MSM 8917 या 16, ठीक है। तो ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू अपना पोर्ट अगर बना दिया कॉलकॉम का कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीपीयू ऑन है। अगर नहीं बनाता है, सीपीयू चेंज किया फिर भी पोर्ट नहीं बनाता है, तब क्या दिक्कत है, ऐसा होता है कई बार कई लोगों के साथ, सीपीयू भी बदल लिए फिर भी पोर्ट नहीं बना रहा है। ये सारी लाइनें क्या हैं, सही है, यही लाइनें हैं इसकी पूरी तरह से ऑन करने की। तब ऐसा हो सकता है कि आपका बोर्ड कहीं फुल गया है, आपका बोर्ड क्या हो गया, कहीं पे फुल गया है, या फिर आपका जो सीपीयू का पैड है नीचे का वो आपस में टच हो रहा है, यानी एक सप्लाई दूसरी सप्लाई से कनेक्ट हो रही है, वोल्टेज तो बन रही है लेकिन वोल्टेज प्रॉपर न मिलने के कारण सीपीयू को, पैड सटी हुई है ना, तो न मिलने के कारण क्या हो रहा है, वो फ्लैक्चुएशन में जा रहा है। तो 2 चीज़ ध्यान देना, सीपीयू खराब हो सकता है, सीपीयू बदल के चेक करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, सीपीयू की पैड चेक करेंगे, ठीक है। सीपीयू का रिक्वायरमेंट हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, बोले ना, सीपीयू पढ़ेंगे उसके बाद हम 3 पावर आईसी पढ़ेंगे। तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट में 2-3 सप्लाइयाँ और हैं जिनको बहुत ही ध्यान से चेक करना चाहिए। अगर उन सप्लाइयों में दिक्कत होती है तब भी सीपीयू पोर्ट नहीं बनाता है, उसके नाम को हम उसी टाइम बताएंगे, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर कुछ सप्लाई है, पावर 1, पावर 2, पावर 3। सीपीयू के अंदर 3 सेक्शन है पावर का, पावर 1 में एक सप्लाई इंपॉर्टेंट है, पावर 3 में 3 सप्लाई इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक करना है। अगर वो डैमेज रहा तो आपका पोर्ट नहीं बनेगा। मतलब टोटल 4 सप्लाई और होगी, इन सप्लाइयों के अलावा 4 सप्लाई सीपीयू के अंदर और है जो चेक करना है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के टाइम में। पावर आईसी में समझ में आया। अब हम पावर आईसी के इन कॉइलों को चेक करते हैं एक फ़ोन के ऊपर।
ठीक है। और देखते हैं इन कॉइलों के ऊपर वोल्टेज कितना आता है और इनके ऊपर रीडिंग कितना आता है। पहले हम रीडिंग देखते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, बक लाइन यानी कि एपीसी एप्लीकेशन कोर लाइन और हमारा मेन कोर लाइन जो होता है, इन दोनों लाइनों में रीडिंग लो होती है। अक्सर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट जो है इसी दो लाइनों के अंदर फ्लो होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा करंट कहाँ फ्लो होती है? कोर और बक लाइन में, यानी कि एप्लीकेशन कोर और कोर लाइन में। करंट ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए दीजिए रिमोट। आ गया। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है एक आईसी, दिख रहा है ना, ये आईसी हमारा PM8940। तो 40 लीजिए या फिर 37 लीजिए। कितनी कॉइल है? 1 2 3 4 5 और 6। और ये क्या है? इसका क्रिस्टल है। इसमें यहाँ पे जो कैपेसिटर दिख रहा है अंदर की और ये वाले, ये सब क्या है? VPH पावर है। ये सब क्या है? VPH पावर है। आउटपुट में यहाँ पे दो कॉइल आपस में कनेक्टेड दिख रहा है। चलिए हम रीडिंग देखते हैं। मल्टीमीटर को आप दिखा दीजिएगा, कैमरे पर भी दिख जाए, ठीक है। मल्टीमीटर को हम रिवर्स बायस में डायोड रेंज पे करिए। हो गया डायोड रेंज, ठीक है। ये डायोड रेंज ही है, एक बार हम कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है। इसको जो है आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। पहले ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा हायर एलडीओ का लाइन है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है। और ये लोअर एलडीओ का लाइन है, यहाँ पे भी क्या है? कैपेसिटर है। दिख रहा है ना यहाँ पे? तो हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले, कॉइल से जस्ट सटे हुए कैपेसिटर दिखेगा, कॉइल से जस्ट सटे हुए कैपेसिटर दिखेगा, वही एलडीओ लाइन होगी। तो इनके ऊपर रीडिंग आपका जो है 400 या 350 के समथिंग आना चाहिए। चलिए हम इस कॉइल पे भी जगह है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना रीडिंग मिल रहा है। 422 परफेक्ट है ये। इसी तरीके से यहाँ पे रीडिंग चेक कर सकते हैं, कितना रीडिंग मिल रहा है? 453। ये भी परफेक्ट है। कैमरे में भी दिखा दीजिए एक बार, दिख रहा है? ये भी रीडिंग क्या है? परफेक्ट रीडिंग है। ये एलडीओ लाइन पे आना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे मॉडम लाइन होता है, इस पर रीडिंग कितना है? 436। ये भी क्या है? परफेक्ट है। उसके बाद आता है ये कोर लाइन, यहाँ पे कितना रीडिंग है? 301। ये भी सही है। सभी स्टेबल है। उस स्टेबल नहीं, रीडिंग चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है? 351। ये रीडिंग भी सही है। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड आएंगे। ये 001 शो कर रहा है, यानी कि दोनों शॉर्ट है आपस में, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। और लोअर एलडीओ भी हमारा सही है। लोअर एलडीओ पे हमने सबसे पहले चेक किया। तो रीडिंग यहाँ पे सब पे कितना आ रहा है? 300 के ऊपर ही आ रहा है। आपका ये एपीसी लाइन और कोर लाइन के अंदर कुछ फ़ोन मिलेंगे जिसमें रीडिंग क्या मिलेगी? कम मिलेगी। कम से कम कितना मिलना चाहिए? 30। कम से कम कितना मिलना चाहिए? 30। एक फ़ोन में चेक करके दिखाया भी था ना, 30 के नीचे आ रहा था और वो फ़ोन क्या था? वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में था ना। तो ये रीडिंग कोर लाइन और बक लाइन की रीडिंग क्या होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। अगर रीडिंग 30 के नीचे आ जाती है, 10 हो जाती है या 000 हो जाती है मतलब फुल शॉर्ट, 000 हो जाती है मतलब फुल शॉर्ट। हो सकता है इसमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, या ये भी हो सकता है कि सीपीयू निकाला और दोबारा लगाया तो शॉर्टिंग चली गई। यहाँ पे भी वही हाल होगा। कोर और बक पे ही ज़्यादातर हमको फोकस करना होता है, ठीक है ना, ऑन कराने के लिए सीपीयू को। तो सीपीयू निकाला, शॉर्टिंग हट गई, सीपीयू डाला, शॉर्टिंग उतना ही आ गई, जितना पहले था उतना ही आ गई, तो सीपीयू क्या हो गया है? शॉर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर आईसी की आउटपुट कॉइलों की जीआर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बंद कर दीजिए।